सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं नए वित्तीय वर्ष को लेकर, और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल महीने से शुरू होती है। अप्रैल से मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और इससे जुड़ा खास बात है कि इस वित्तीय वर्ष से की शुरुआत में रिजर्व बैंक की स्थापना का दिवस भी है। तो आज हम चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक के बारे में, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका निर्माण क्यों हुआ, कब हुआ, और फिर इसको जो संभालने वाली इकाई है और कैसे काम करती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, इन सबों के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की गई 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत के महान राजनेता, अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक शोध पत्र जारी होता है। उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये इस विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना शोध पत्र जारी किया। उनके शोध पत्र पर ध्यान रखते हुए तत्कालीन वायसराय इरविन के समय में 1925 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। हिल्टन यंग के अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। इस आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उसके बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर ऐसे केंद्रीय बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। और हिल्टन यंग कमीशन जिस समय गठित हुआ, उस समय भारत के वायसराय थे इरविन। 1934 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम आया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखना है, इसको लेकर के भी कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया, तो कभी कभी यह दे देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बदले उत्तर दे देते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया 1934 में, और उसी के आलोक में 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसने अपना काम करना शुरू किया 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना काम शुरू किया। यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय आरबीआई निजी स्वामित्व वाला बैंक था, अर्थात उसमें शेयरधारकों का बैंक था। अभिप्राय था कि उसको सार्वजनिक क्षेत्र या जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, उसके अंतर्गत नहीं रखा गया था। 1935 से 1937 तक, इन 2 वर्षों तक रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। अब जिसे कोलकाता कहते हैं, तत्कालीन कलकत्ता में था। तो 1935 से 37 तक कोलकाता में रहने के बाद इसका मुख्यालय मुंबई रख किया गया, और तब से लेकर अब तक इसका मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कौन कौन कैसे कैसे आते हैं, इसकी चर्चा हम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन 35 से 37 ध्यान में रखना है कि यह कोलकाता से संचालित होता था। 37 से अब तक मुंबई में आ गया। इसके बाद 1948 ईस्वी में एक अधिनियम आता है, आरबीआई सार्वजनिक स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम। आरबीआई सार्वजनिक स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम आता है 1948 में, और इस अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, अर्थात कि यह निजी बैंक से यह एक केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक, सार्वजनिक बैंक हो रहा है। तो इस प्रकार से 1949 ईस्वी में किस अधिनियम के अंतर्गत, तो आरबीआई सार्वजनिक स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत 1949 ईस्वी में आरबीआई गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो जाता है। तो 1935 से लेकर के 1949 तक आरबीआई निजी बैंक के रूप में काम करता है, और फिर 1949 ईस्वी से आरबीआई सरकारी बैंक हो जाता है और केंद्रीय बैंक अभी वर्तमान में है। केंद्रीय बैंक का अभिप्राय क्या होता है, जो सारे बैंक जो व्यावसायिक हैं
उसको नियंत्रित करता है, उसको नियमित करता है, उसको संचालित करने हेतु नियम बना करके उपलब्ध करता है, नियम देता है, इसलिए उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। पूरे अपने संचालन हेतु आरबीआई का जो भारतवर्ष में विस्तार है उसमें एक इसका मुख्यालय है, 4 इसके स्थानीय मंडल हैं जो चारों महानगर में हैं, और क्षेत्रीय कार्यालय 19 हैं और सह कार्यालय 11 है। मुख्यालय आप समझ ही गए होंगे मुंबई में है, और मुंबई के अलावे दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में इसके जोनल मंडल हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है, 1947 ईस्वी तक आरबीआई बर्मा का भी केंद्रीय बैंक था। ध्यान में रखना, 1947 ईस्वी तक आरबीआई बर्मा का केंद्रीय बैंक था, और 1948 जुलाई महीने तक, 1948 के जुलाई महीने तक पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक रहा है। इस प्रकार से आरबीआई को यह सौभाग्य है कि वह भारत के अलावे भी 2 देशों का किसी भी समय केंद्रीय बैंक रह चुका है। अब थोड़ा सा हम इस पर आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है इसकी चर्चा हमने की। आरबीआई का प्रतीक है बाघ के साथ तार का वृक्ष। पहले बाघ नहीं था, पहले शेर था, लेकिन अब है बाघ के साथ तार का वृक्ष। आप अगर कभी आरबीआई के मुख्यालय जाएं या आरबीआई का जोनल कार्यालय जाएं तो वहाँ पर जो उसके लगे होते हैं नेम प्लेट होते हैं, उसके निकट में आप उसको इन प्रतीकों को देख सकते हैं। तो आरबीआई का प्रतीक है बाघ और तार का वृक्ष। आरबीआई का कार्य होता है मौद्रिक नीति का संचालन करना, शाख नियंत्रण करना। विस्तार से इसकी चर्चा आप जब आरबीआई के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। हालांकि समझ सकते हैं मौद्रिक नीति जो भी है जिससे कि रुपया व्यक्ति तक पहुंचता है, फिर पूरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है, वो सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। शाख पर नियंत्रण, बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करता है, अर्थात विशेष रूप से नियमित करता है। यह सरकार का बैंकर है, एजेंट और सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। किस समय क्या करना है, नहीं करना है, किस प्रकार की वित्तीय नीति सरकार को अपनाना चाहिए, इसका सलाह भी आरबीआई सरकार को देती है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, विदेशी विनिमय दर का नियमन करना, विकासात्मक भूमिका, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि 1935 से लेकर के 2026 तक में आरबीआई कैसे कैसे अपने गवर्नर को रखा है। यानी अब हम देखते हैं आरबीआई का गवर्नर। सबसे पहले आरबीआई की जब स्थापना हुई 1935 से 1937 ईस्वी तक, यानी पहले गवर्नर के रूप में ओ आर्केल स्मिथ, ध्यान में रखना है हमको। इन्होंने 1935 से 37 तक 2 वर्षों तक जब कलकत्ता में रहा मुख्यालय, तो इन्होंने आरबीआई का गवर्नर का पदभार संभाला। ये अंग्रेज थे। दूसरे जो होते हैं वो भी अंग्रेज हैं। अगला है जेम्स ब्रेड टेलर, ये भी अंग्रेज थे। और इसके बाद इनका जो कार्य था 1937 से लेकर 1943 तक था। इसके बाद देखिए सीडी देशमुख, इनका नाम थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। सीडी देशमुख क्यों? क्योंकि सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख साहब ने 1943 से 1949 तक। ध्यान में रखना है कि इनके समय में ही, यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी पूछा जा सकता है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन है, तब सीडी देशमुख हैं। और जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, पहले तो निजी था, अब निजीकरण से राष्ट्रीयकरण जब होता है उस समय भी सीडी देशमुख हैं। तो सीडी देशमुख का ये रहा है। और सीडी देशमुख के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने भारत के पहला जो मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद बना उसमें वित्त मंत्री का भी बाद में कार्यभार संभाला था। 1950 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक वित्त मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। चलिए अगला हम देखते हैं। सीडी देशमुख के बाद हैं सर वेनेगल रामा राव। वेनेगल रामा राव ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे हैं, लेकिन वेनेगल रामा राव अगले थे। अब कृष्णनाथ गणेश अम्बेडगांवकर, ये भारत के हैं और आरबीआई के अगले गवर्नर थे। फिर
हराबू वेंकट नरसिंहा वरदा राजलिंगर, यानी ये थे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1957 से लेकर के 62 तक। परेश चंद्र भट्टाचार्य ये 1962 से 67 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। लक्ष्मीकांत झा, इनका गवर्नर 1967 से लेकर के 70 तक, 1970 ईस्वी तक आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहे हैं। अगला है भास्कर नामदेव आदरकर, 1970 में ही बहुत कम दिनों के लिए, यानी साल भर भी नहीं रहे हैं, लेकिन आरबीआई का गवर्नर रहे हैं। इसके बाद हैं एस जगन्नाथन 70 से 75, एस जगन्नाथन 1970 से 75 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। इसके बाद हैं एस जगन्नाथन के बाद निर्मल चंद्र सेन गुप्ता 75 में 19 मई से 19 अगस्त 1975 तक कम अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनते हैं। उसके बाद हैं हमारे KR पुरी, इनका जो काल रहा 75 से लेकर के 77 तक रहा है, 2 वर्षों के लिए इनका रहा, 20 अगस्त 75 से 21 मई 1977 तक। उसके बाद है M नरसिम्हम, इन्होंने 3 जून 1977 से में अपना मई से लेकर नवंबर तक रहा था, और 13वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। अब 14वें गवर्नर के रूप में आते हैं गोवर्धन भाई पटेल, IG पटेल, यानी इनको हम लोग शॉर्टकट कहते हैं IG पटेल। IG पटेल का जो काल रहा वह 1977 से 1982 तक रहा। अगले हैं गवर्नर जनरल डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक ऐसा गवर्नर जनरल जो बाद में चल करके भारत के न केवल वित्त मंत्री बनते हैं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सफ़र रहा है वह बहुत ही शानदार रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्होंने भारत में LPG की शुरुआत भी जब हुई थी नरसिम्हा राव की सरकार में, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करने वाले जाने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन दिनों देश के वित्त मंत्री थे, बाद में चलकर के देश के प्रधानमंत्री भी रहे। इनका जो गवर्नर काल था वह 1982 से 85 का था। अगले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अमिताभ घोष, जनवरी 1950, यानी कम समय के लिए बनाए जाते हैं। अमिताभ घोष के बाद अगले हैं रंगराजन नारायण मल्होत्रा, काफ़ी अच्छा काल रहा इनका, 85 से 90 तक रहते हैं। इसके बाद हैं S वेंकट रमन, इनका काल 90 से 92 तक रहा है। C रंगराजन 1992 से 97 तक रहे हैं। उसके बाद है बिमल जलान, इनका कार्यकाल रहा है 97 से 3 तक। वाई वी रेड्डी का काल रहा है 2003 से 2008 तक। दुब्बीराव सुब्बाराव यानी D सुब्बाराव, इनका कार्यकाल रहा है 8 से 13 तक। और इसके बाद रहे हैं रघुराम राजन, काफ़ी चर्चित रहे हैं क्योंकि इनके समय में भारत में नोटबंदी की शुरुआत, मतलब नोटबंदी की शुरुआत नहीं कह सकते, नोटबंदी तो कई बार है, लेकिन सबसे लास्ट बार जो नोटबंदी हुआ है उस समय आप देश के यानी आरबीआई के गवर्नर थे। 13 से 16 तक इनका कार्यकाल रहा है। वहीं उर्जित पटेल, इनका कार्यकाल रहा है 16 से 18 तक। आरबीआई गवर्नर के रूप में 16 से 18 तक रहे। और अभी 25 में थे शक्तिकांत दास, जिनका गवर्नर 2018 से 2024 तक रहे हैं। और अभी वर्तमान में हैं संजय मल्होत्रा, जो 1990 बैच के IAS अधिकारी भी रहे। 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल दिसंबर 2024 से शुरू किया, 11 दिसंबर 2024 से। वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। और अभी हम जब चर्चा करें गवर्नर के अलावा डिप्टी गवर्नर की, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनमें शिरीष चंद्र मुर्मू 9 अक्टूबर 2025 से हैं, पूनम गुप्ता 2 अप्रैल 2025 से हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन 20 जून 2023 से हैं, और T रविशंकर। और ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। इस प्रकार से जो गवर्निंग कमेटी है उसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य गवर्नर होते हैं, जिनको
जिनके संदर्भ में हमने देखा कि अब तक भारत में 26 हो चुके हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये था आरबीआई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। आज भर के लिए बस इतना ही।